साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो जैसा कि खबरों में आया कि संजय राउत को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से लीगल नोटिस मिला है, उसके बाद न सिर्फ उद्धव के खेमे में हलचल मच गई बल्कि खुद संजय राउत भी बुरी तरह फंस चुके हैं। एक तरफ तो चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और दूसरी तरफ राउत मुख्यमंत्री शिंदे से मिलने मालाबार हिल्स पहुंच गए हैं। जी हाँ, मीडिया सूत्रों का दावा है कि वर्षा बंगले में 3 घंटे तक संजय राउत ने शिंदे के आने का इंतजार भी किया। बड़ी बात यह है कि इस दौरान संजय राउत काफी डरे सहमे भी दिखे। तो क्या 3 घंटे के इंतजार के बाद मुख्यमंत्री शिंदे से हो पाई राउत की मुलाकात या फिर खाली हाथ लौटने को मजबूर हुए राउत? आपको सब बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मुंबई से खबर आ रही है कि नोटिस के मुताबिक 72 घंटे की मियाद खत्म होने से पहले ही संजय राउत मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास तक पहुंच गए। मुंबई स्थित मालाबार हिल्स में संजय राउत को मीडिया कर्मियों ने आते हुए देखा। संजय राउत मालाबार हिल्स स्थित मुख्यमंत्री निवास वर्षा बंगले के बाहर भी नजर आए और करीब 3 घंटे तक राउत की कार बंगले के बाहर खड़ी रही और खुद राउत भी वर्षा बंगले के बाहर खड़ी कार में बैठे रहे, यानी वो अपॉइंटमेंट मिलने का इंतजार कर रहे होंगे, ऐसा मीडिया सूत्रों का दावा है। अब इसके बाद क्या हुआ ये भी बताएंगे, मगर पहले देखिए कि राउत ने ऐसा क्या कह दिया था जिसके बाद शिंदे ने लीगल नोटिस भेजा। दरअसल संजय राउत ने पिछले दिनों एकनाथ शिंदे पर कई अनाप शनाप आरोप लगाए, कभी सोशल मीडिया के जरिए तो कभी मीडिया में आकर राउत ने अनर्गल आरोप लगाए कि एकनाथ शिंदे ने वोटर्स को खरीदा है, वोटर्स को लुभाने के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए हर लोकसभा क्षेत्र में बांटे हैं। इतना ही नहीं, राउत ने ये भी आरोप लगाया कि शिंदे हर लोकसभा क्षेत्र में बैग भर भर के पैसे लेकर गए हैं और वोटर्स के बीच में बांट रहे हैं। अब इन आरोपों के जवाब में संजय राउत को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से लीगल टीम ने एक नोटिस भेज दिया। इस नोटिस में संजय राउत से कहा गया कि वो 72 घंटे में उन आरोपों के लिए माफी मांगे जिससे एकनाथ शिंदे की छवि यानी कि इमेज खराब हुई है, और जो सामना अखबार में लेख छापा गया था उसके लिए भी माफी मांगे। और अगर 72 घंटे के अंदर संजय राउत माफी नहीं मांगते हैं तो शिंदे की लीगल टीम संजय राउत के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल केस दर्ज करा देगी। अब खबर है कि 3 घंटे के इंतजार के बाद राउत बैरंग मुख्यमंत्री निवास से लौट आए। खबर है कि सीएम एकनाथ शिंदे अपने घर पर थे ही नहीं बल्कि वो किसी मीटिंग के सिलसिले में सीएमओ गए हुए थे। अब राउत मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर गए थे या नहीं ये तो नहीं पता, मगर मीडिया सूत्रों का कहना है कि 3 घंटे के इंतजार के बाद भी राउत की मुलाकात सीएम शिंदे से नहीं हो पाई। मीडिया सूत्रों का कहना है कि गर्मी की वजह से संजय राउत गाड़ी को ऑन करके ही खड़े रहे ताकि एसी वगैरह चलता रहे। अब इस दौरान संजय राउत काफी परेशान भी दिखे, मगर वो जिस मकसद से मालाबार हिल्स के वर्षा बंगलों में गए थे वो मकसद पूरा नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर 72 घंटे पूरे होने से पहले ही राउत माफी मांगने ही गए होंगे, मगर सीएम शिंदे उनसे मिले ही नहीं। तो अब क्या 72 घंटे पूरे होने के बाद राउत को लीगल नोटिस का सामना करना पड़ेगा या फिर राउत सोशल मीडिया या मीडिया के जरिए माफी मांगकर अपने सिर पर आई आफत को हटाने में कामयाब हो पाएंगे? तो आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो पुणे पोर्शे हादसे का मामला बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनके गुट के एक विधायक के साथ ही एनसीपी के एक राज्य मंत्री का नाम सामने आया है। तीनों पर आरोप है कि उन्होंने बिल्डर के नशे में धुत नाबालिग बेटे के खिलाफ पुलिस जांच में हस्तक्षेप किया। अजित पवार पर आरोप है कि उन्होंने पुणे पुलिस कमिश्नर को फोन करके विशाल अग्रवाल के नाबालिग बेटे पर नरम रुख अपनाने के लिए दबाव बनाया। यहाँ आपको बता दें, विशाल अग्रवाल के नाबालिग बेटे पर अपनी कार से 2 लोगों को कुचलने का आरोप है जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। अब अजित पवार खुद ने भी इन आरोपों पर जवाब दिया है और मान लिया है कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर को फोन किया था। आरोपों का जवाब देते हुए पुणे के संरक्षक मंत्री अजित पवार ने पुलिस कमिश्नर को फोन करने से इनकार नहीं किया, लेकिन ये नहीं माना कि उन्होंने कमिश्नर पर आरोपी को छोड़ने के लिए दबाव बनाया था। अजित पवार का कहना है कि उन्होंने सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए फोन किया था कि पुलिस दबाव में ना आए क्योंकि इसमें एक अमीर व्यक्ति का बेटा शामिल था। अब आगे देखिए, बात इतनी नहीं है। दुर्योग से अजित पवार के विधायक सुनील टिंगरे पर भी आरोप है कि वो 19 मई को नाबालिग की गिरफ्तारी के बाद सुबह 3 बजे यरवदा पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस पर दबाव डाला कि वो नाबालिग के मामले में सख्ती न अपनाए। टिंगरे ने भी पुलिस स्टेशन जाने की बात को स्वीकार किया है क्योंकि टिंगरे पुलिस स्टेशन में जाते हुए साफ साफ सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन
टिंगरे ने भी सफाई में अजित पवार की जुबान को ही रिपीट किया है। वहीं विपक्षी दलों के मुताबिक अजित के स्पष्टीकरण ने जवाबों से ज्यादा सवालों को खड़ा कर दिया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि घटना के 4 दिन बाद तक अजित पवार ने अपना मुंह नहीं खोला। वो पुणे के अभिभावक मंत्री हैं, लेकिन जब फडणवीस ने पुणे पुलिस के साथ बैठक की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब वो कहीं पर नजर क्यों नहीं आए? तब उन्होंने कोई बयान क्यों नहीं दिया? पुलिस के साथ बैठक क्यों नहीं की? पुणे के कांग्रेस विधायक रविंद्र धांगेकर ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुशरीफ, जो कि एनसीपी के अजीत गुट से हैं, वो खुद ससून अस्पताल में डॉक्टर अजय तावरे से मिले थे और फिर अजय तावरे की नियुक्ति के पीछे भी पड़े हैं। तावरे उन 2 डॉक्टरों में से एक है जिन्हें पुणे पुलिस ने नाबालिग के खून का नमूना बदलने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यहाँ आपको बता दें कि 19 मई की आधी रात को कल्याणी नगर में हुए हादसे में 2 आईटी इंजीनियर्स की मौत हो गई थी। उनकी बाइक को पोर्शे लग्जरी कार ने रौंद दिया था। ये पोर्शे टेकन कार एक बिल्डर का नाबालिग बेटा चला रहा था, जो नशे की हालत में धुत था। मगर जांच में पता चला कि डॉक्टर ने आरोपी के ब्लड सैंपल को डस्टबिन में फेंक दिया था और दूसरे शख्स के ब्लड सैंपल की जांच की थी, जिसमें शराब नहीं पीने की बात की गई और वैसी ही रिपोर्ट बना दी गई। लेकिन बाद में सामने आया कि वाकई में आरोपी ने शराब पी रखी थी और डॉक्टर ने असली ब्लड सैंपल को डस्टबिन में फेंक दिया था। अब इस गंभीर मामले में अजित पवार और उनके 2 नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। पुलिस को धमकाने और डॉक्टर पर दबाव डालकर ब्लड सैंपल बदलवाने के आरोप लग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, अजित पवार ने वाकई में ऐसा किया होगा? और अगर किया है तो अजित पवार और उनके 2 नेताओं पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में खुलासा किया था कि उद्धव ठाकरे ने लंदन में कई महंगी प्रॉपर्टी खरीदी है, वो भी इल्लीगल तरीके से। मुख्यमंत्री शिंदे ने दावा किया है कि G20 में भारत आए ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने उन्हें ये सब कुछ बताया था। अब एकनाथ शिंदे के इस खुलासे के बाद महाराष्ट्र में तो सियासी भूचाल आया ही, और अब ये भूचाल महाराष्ट्र होते हुए दिल्ली भी पहुँच चुका है। बड़ी खबर अब दिल्ली से ये आ रही है कि केंद्र सरकार तक ये मामला पहुंच गया है और केंद्र सरकार ने मामले में जांच के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। दरअसल देश के बाहर प्रॉपर्टी खरीदने के कई सरकारी नियम होते हैं। अगर नियमों का पालन नहीं किया जाए तो सरकार जांच करा सकती है और अगर कुछ भी अवैध मिलता है, इल्लीगल मिलता है या सस्पेक्टेड मिलता है तो सजा के प्रावधान के मुताबिक सजा भी होती है। और इसी कड़ी में केंद्र सरकार भी लंदन प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में जाँच कराना चाहती है, क्योंकि लंदन में कोई 20-25 लाख की प्रॉपर्टी का मसला नहीं है, ये करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी गई है। और अगर सरकार को लगता है कि इसमें जो पैसा लगाया गया है वो अवैध है तो ईडी को जांच के आदेश दिए जा सकते हैं, वरना सरकार अलग से एसआईटी बनाकर भी मामले की जांच करा सकती है। अब खबर ये भी आ रही है कि फिलहाल प्राथमिकी के तौर पर ब्रिटेन की सरकार से इस मामले में संपर्क साधा जा रहा है और मामले की पूरी डिटेल मांगी जा रही है। लंदन में प्रॉपर्टी कब, कहां और कितने पैसे में खरीदी गई, इसके साथ ही प्रॉपर्टी किसके नाम से रजिस्टर की गई है और प्रॉपर्टी का पैसा किस तरीके से दिया गया, ये सारी डिटेल ब्रिटेन गवर्नमेंट से मांगी जा रही है। अब एक बार जैसे ही जांच एजेंसी के हाथ डिटेल लगती है तो जांच एजेंसी इस डिटेल की स्टडी करेगी और अगर कुछ भी सस्पेक्टेड मिलता है तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। अब कुछ गलत या अवैध निकलेगा या नहीं ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, मगर फिलहाल इतना तो तय है कि लंदन में प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उद्धव ठाकरे पर मुसीबतों का पहाड़ आ चुका है। विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के लिए ये नई मुसीबत खड़ी हो गई है। तो आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे के खिलाफ जांच की जरूरत है या फिर ये सत्ता पक्ष का प्रोपोगेंडा है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।